हाय गाइस, वेलकम बैक। सो हमने लास्ट वीडियो में कवर किए थे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जैसे कि पेजेस, ब्राउज़र कॉन्टेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है टेस्ट ऑटोमेशन में, बिकॉज हमारी पहली स्टेप होती है ब्राउज़र ओपन करना, सेकंड होता है जिस साइट को ऑटोमेट करना, साइट पे जाना। अब जो तीसरा नेचुरल स्टेप आता है वो ये आता है कि हमें कुछ एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। अब वो एक्शन परफॉर्म करने के लिए दो क्वेश्चन होते हैं कि आपको क्या एक्शन परफॉर्म करना है और कहाँ परफॉर्म करना है। तो जो कहाँ परफॉर्म करने का आंसर है वो हमको लोकेटर्स के थ्रू मिलता है। तो हम लोग आज उसी को एक्सप्लोर करने वाले हैं। ओके, तो लोकेटर समझने के लिए हम एक बार एक बहुत सिंपल सा सिनेरियो लेते हैं। सिनेरियो आपका टेस्ट सिनेरियो ये है कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट है, लेट्स से xyz.com, इस पे जो आपका लॉगिन पेज है, अगर आप उस पर एक वैलिड क्रेडेंशियल्स डालते हैं, मतलब वैलिड यूज़र नेम, वैलिड पासवर्ड, और फिर अगर आप क्लिक करते हैं लॉगिन बटन पे, तो आपका लॉगिन हो जाना चाहिए, राइट। ये सिंपल सा सिनेरियो है। तो अगर आपको इस सिनेरियो को ऑटोमेट करना होगा तो आप क्या करोगे स्टेप बाय स्टेप? तो सिंपल सी बात है कि आपको एक ब्राउज़र चाहिए होगा, राइट। ब्राउज़र से आपको एक पेज मिल जाएगा। पेज पे आप ये बताओगे कि आपको किस यूआरएल पे जाना है, जो ऑब्वियसली आपकी लॉगिन यूआरएल होगी। जब आप लॉगिन यूआरएल पे जाओगे तो आपको एक फॉर्म दिखेगा और उस फॉर्म पे आपको कुछ एक्शंस परफॉर्म करने पड़ेंगे उस टेस्ट केस के अकॉर्डिंग। वो ये जनरली ये होंगे कि आपको ईमेल फिल करना होगा, पासवर्ड फिल करना होगा, लॉगिन बटन पे क्लिक करना होगा। ये सब करते ही आप वेरीफाई करोगे कि आप सही पेज पे नेविगेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। इससे आपका टेस्ट केस कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक की स्टेप तो हमने समझ ली थी कि कैसे हमें ब्राउज़र मिलता है, कैसे हमें पेज मिलता है, हम कैसे पेज से किसी यूआरएल पे जाते हैं। अब जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम एक्शंस कैसे परफॉर्म करेंगे। और एक्शंस कैसे परफॉर्म करने के लिए सबसे कोर इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि एक्शंस कहाँ परफॉर्म करना है। क्योंकि अगर आप किसी भी HTML पेज को लें, राइट, लॉगिन फॉर्म क्या है, बिहाइंड द सीन एक HTML पेज है। यहाँ पे आपके पास एक इनपुट बॉक्स है, एक कह दीजिए यूज़र नेम के लिए है, ये पासवर्ड के लिए है, और ये आपका लॉगिन बटन के लिए है, राइट। अगर आपको टेस्ट केस के अकॉर्डिंग अब एक्शंस परफॉर्म करने हैं तो आपको अपने कोड को एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना पड़ेगा कि भाई अगर आपको ये पर्टिकुलर यूज़र नेम, लेट्स से pratik@example.com अगर आपको डालना है तो ये किस बॉक्स में डालना है, राइट। क्योंकि ये दोनों इनपुट बॉक्स हैं, तो ये तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना कि किस बॉक्स में डालना है और क्या चीज़ डालनी है। सिमिलरली पासवर्ड को जब आपको लोकेट करना पड़ेगा तो सही तरह से लोकेट करना पड़ेगा। सिमिलरली जब आप लॉगिन को बोलेंगे कि आपको बटन क्लिक करना है, तब आपको ये पता होना चाहिए कि आपको इस HTML पेज पे लॉगिन बटन को कैसे फाइंड आउट करेगा और फिर उस पर क्लिक करेगा, राइट। तो ये कैसे फाइंड आउट करने वाली जो प्रोसेस है ये लोकेटर्स के थ्रू की जाती है, राइट। जैसे बाय नेम इटसेल्फ इट्स क्लियर कि ये आपको लोकेशन प्रोवाइड करता है या एड्रेस प्रोवाइड करता है उस पर्टिकुलर एलिमेंट का जिस पे आप वो एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं। ओके, तो आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि एलिमेंट का एड्रेस पता करने वाला जो हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं ये टेस्ट ऑटोमेशन के लिए कोई बहुत ही यूनिक सी चीज़ नहीं है, राइट। वेब डेवलपमेंट काफ़ी टाइम से हो रहा है और ये उनके लिए भी एक बहुत ही कोर स्टेप है, बिकॉज आपने HTML पेज डिज़ाइन कर दिया जो आपको कोर स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है आपके पेज को कैसा दिखना चाहिए। बट वो तो बहुत ही प्रिमिटिव हो गया। अब आपको अगर कलर्स इंजेक्ट करने हैं या स्टाइल्स इंजेक्ट करनी है तो उसके लिए फिर हम CSS अप्लाई करते हैं। अगर आपको एक्शंस डालने हैं, राइट, एक बिहेवियर डालना है कि अगर कोई क्लिक करे तो कोई मॉडल खुलना चाहिए, बंद होना चाहिए, ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, ये सब जावास्क्रिप्ट के थ्रू होती हैं। पर ये सब चीज़ें क्या है, एक तरह से कोड ही है और ये कोड अप्लाई कहाँ करना है ये उनको ही पता करना पड़ता है। तो उसके लिए भी उनको सेम स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ती है ये पता करने के लिए कि भाई HTML पे कहाँ जाके क्या करना है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि लॉगिन बटन को ग्रीन करना है तो उसको उसके लिए एग्जैक्टली बताना पड़ेगा अपने कोड में कि आपको ये लॉगिन बटन ऐसे ऐसे मिलेगा और इस पर आपको ये वाला ग्रीन देखना है, राइट। एक बार मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू जल्दी से दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये एक नॉर्मल सा HTML है, बहुत ही सिंपल HTML है और यहाँ पे आपको जो राइट साइड दिख रहा है ये इसका वेब पेज प्रीव्यू है, राइट। तो ये HTML बहुत ही नॉर्मली आपको बता रहा है कि इस पर्टिकुलर फॉर्म का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, कौन सा इनपुट बॉक्स है, उसका लेबल क्या है, फिर बटन आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए, कौन कौन से टेक्स्ट आने चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं। अभी करेंटली आप देखेंगे तो इसमें कुछ भी CSS अप्लाई नहीं है, ये केवल आपको और एलिमेंट्स क्या होता है आप ये समझ लिए अभी के लिए कि जितनी भी सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं सब एलिमेंट्स है। बटन एक एलिमेंट है, ये हेडर एक एलिमेंट है, ये मतलब बेसिकली एक अच्छे वेब पेज को बनाने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स है, राइट। तो ये सब कुछ एलिमेंट्स है, राइट। अब अगर हम उसको CSS अप्लाई करना चाहें तो ये आपका HTML का तरीका होता है जहाँ से आप रेफ़र करते हैं कि हम वाली CSS इंजेक्ट करना चाह रहे हैं, तो अभी CSS बिल्कुल खाली है, राइट। अब अगर मैं चाहता हूँ कि लेट्स से लॉगिन बटन को ग्रीन करना है तो मैं अभी कैसे करूँगा? तो इसके लिए मुझे CSS में ये बताना पड़ता है कि
इस HTML में उसको ये लॉगिन बटन कैसे फाइंड आउट करना है, सबसे पहली स्टेप। तो उसके लिए हम लोग CSS सिलेक्टर्स कहते हैं, राइट। आपने अगर Selenium में भी काम किया होगा तो वन ऑफ द सिलेक्टर स्ट्रेटेजी इज़ कि XPath होता है, ID होता है, इसी तरह CSS होता है, राइट। तो CSS में अगर आपको लॉगिन बटन, तो अगर आप यहाँ देखिए तो यहाँ पे क्लास गिवन है जिसका नाम बटन है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसा लिखूँ, एक शॉर्ट हैंड नोटेशन होता है CSS में जहाँ पे आप बता सकते हैं कि क्लास कैसे लिखना है, ID कैसे लिखना है। तो फॉर एग्जांपल डॉट का मतलब क्लास होता है, और यहाँ पे मैं बटन लिखता हूँ और इस तरह से मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। लेट्स से कि मैंने बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ये डाल दिया, जो लेट्स से चेंज इट टू रेड, राइट। तो यहाँ पे रेड हो गया, राइट। अगर मैं अब इस बटन को चेंज करके बटन 1 कर दूँ तो ये आपको यहाँ कुछ भी अप्लाई होते हुए नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये CSS सिलेक्टर है जो ये बता रहा है कि इस HTML में जहाँ आपको इंजेक्ट किया गया है वहाँ पे आप ये वाले एलिमेंट फाइंड करो जो इस वाले सिलेक्टर से आपको मिल जाए। बट क्योंकि डॉट बटन करके कोई क्लास पूरी किसी भी एलिमेंट पे हमने दी ही नहीं है तो उसे कुछ मिला ही नहीं, तो वो इंजेक्ट नहीं कर पाया। अब जैसे ही मैं इसको सही कर दूँ बटन, तो ये फिर वापस से इंजेक्ट कर पाएगा और आपको दिखने लग जाएगा कि सही इंजेक्ट हुआ है, राइट। सिमिलरली ये पर इसका भी एक सिमेंटिकली मीनिंग होता है कि आप क्लास कब यूज़ करते हैं, ID कब यूज़ करते हैं। तो इसका जनरली क्लास का मतलब क्या होता है कि जब आप ग्रुप ऑफ थिंग्स बनाना चाहते हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल बटन एक क्लास है, अब वो बटन लॉगिन हो सकता है, वो लॉग आउट हो सकता है, 10 तरह के बटन हो सकते हैं। पर उन सबको अगर आपको एक कॉमन स्टाइल अप्लाई करनी हो कि बटन मेरे राउंड होने चाहिए पूरी वेबसाइट में, तो आप उस पर एक क्लास यूज़ करते हैं। पर अगर आपको किसी यूनिक एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना हो, फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ डिफरेंशिएशन चाहते हैं लॉगिन वर्सेस लॉग आउट बटन में, तो फॉर एग्जांपल ये मेरा लॉगिन बटन है, मैं यहाँ पे एक और लॉग आउट बटन क्रिएट करता हूँ, राइट। अभी आप देखेंगे तो दोनों की क्लास सेम है, तो यहाँ पे जो हमने स्टाइल अप्लाई करी थी वो दोनों पे अप्लाई हो गई, राइट। अब मैं थोड़ा सा यूनिक आइडेंटिफिकेशन चाहता हूँ कि नहीं कि मेरे लॉगिन बटन का लेट से शेप बड़ा होना चाहिए, राइट। तो उसके लिए मुझे कुछ इसको यूनिक आइडेंटिफायर देना पड़ेगा कि भाई अगर तुम्हें इस HTML में मेरा लॉगिन बटन फाइंड करना है तो ऐसे फाइंड करो, तो ये वो मेरा लॉगिन बटन। तो वो यूनिक आइडेंटिफायर हम कैसे देंगे? तो लेट से ID इज इक्वल टू लॉगिन, और मैं इसको यूनिक आइडेंटिफायर ID इक्वल टू लॉग आउट। तो अब ये दोनों जो होते हैं यूनिक आइडेंटिफायर हैं, राइट। ये एक एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिससे मैं CSS को एग्जैक्टली बता सकूँ क्या करना है। कि मैं दोनों का कलर तो चाहता हूँ मान लो रेड, पर दोनों की साइज़ डिफरेंट चाहता हूँ, तो इसको ID ये CSS सिलेक्टर से लिखा जाता है। हमने लॉगिन किया, अब मान लीजिए कि इस पर हम लोग इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं 100px की जगह 200px कर देते हैं, राइट। तो अब आप देखेंगे तो जो हमारा कॉमन सिलेक्टर था वो वाली जो प्रॉपर्टी जो हमने कलर डाली थी वो दोनों में अप्लाई हो रही है। लेकिन अब ये जो लॉगिन वाला जो यूनिक आइडेंटिफायर हमने डाला लॉगिन बटन के लिए, ये केवल एक ही बटन को इम्पैक्ट कर रहा है, राइट, जिसको आइडेंटिफाई कर पा रहा है। तो ये जनरली डिफरेंस होता है कि हम IDs जनरली एक ही एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होना चाहिए, और क्लास जनरली सेट ऑफ एलिमेंट जो क्लास को बिलोंग करते हैं, राइट। कि ये सब बटन है तो बटन सारे ऐसे दिखने चाहिए वैसे, ठीक है, ओके। तो आई थिंक अभी हमने जो समझा CSS और HTML के थ्रू, उसके थ्रू आपको थोड़ी हेल्प मिली हुई समझने के लिए कि सिलेक्टर्स कैसे यूज़ होते हैं किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए, और ये चीज़ कैसे CSS में यूज़ की जाती है, CSS को या स्टाइल को किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में अप्लाई करने के लिए। अब उसी कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा आगे बिल्डअप करते हैं और थोड़ा समझते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये उसी सिनेरियो से रिलेटेड है कि हम लॉगिन के बारे में बात कर रहे थे। तो ये HTML का स्ट्रक्चर है, ये अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बेसिकली ये बता रहा है कि एक इनपुट एलिमेंट है आपके पेज में और एक बटन है आपके पेज में, राइट, लॉगिन, और उस बटन का टेक्स्ट लॉगिन है। अब मान लीजिए कि आपको CSS में इसको सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए अभी हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे, हम लोग अभी जो हमने अभी पढ़ा था उसमें हमने ये यूज़ किया था कि हमने हैशटैग करके यूज़र नेम लिखा था, जो बेसिकली ट्रांसलेट होता है लाइक हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि सारे एलिमेंट जिसकी ID यूज़र नेम हो, राइट, ये इसका शॉर्ट हैंड होता है जो हैशटैग लगा के लिखा जाता है। सिमिलरली अगर आप डॉट लॉगिन डॉट जैसे कि फॉर्म इनपुट करते हैं अगर, तो ये आइडेंटिफाई करता है कि हमको वो सारे एलिमेंट्स चाहिए जिनकी क्लास फॉर्म इनपुट हो, राइट। अब इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो ये समझ में आएगा कि ये एक पर्टिकुलर कन्वेंशन फॉलो करते हैं। तो अगर आपको CSS सिलेक्टर लिखना होता है, उसका पर्टिकुलर कन्वेंशन ये होता है कि आप यहाँ पे टैग नेम लिखते हैं और यहाँ पे आप एट्रीब्यूट लिखते हैं,
और उस एट्रीब्यूट की वैल्यू लिखते हैं। तो बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि वो सारे एलिमेंट जो इस टैग नेम के साथ हों और जिनका एट्रीब्यूट इस की वैल्यू पेयर को सेटिस्फाई करता हो, वो सारे एलिमेंट्स हमें सेलेक्ट करने हैं। अब टैग नेम क्या होता है? HTML में टैग नेम मतलब जैसे कि इनपुट एक टैग है, बटन एक टैग है, इवन डिव भी एक टैग है, एंकर टैग है। तो ये सारे जितने भी HTML एलिमेंट्स होते हैं उन सबका एक टैग होता है जो डेफिनेट स्ट्रक्चर देता है कि कौन सा इनलाइन एलिमेंट है, कौन सा ब्लॉक एलिमेंट है, और थोड़ा और बताता है कि वो एलिमेंट की नेचर किस तरह की है, राइट। उसके अकॉर्डिंग आप मल्टीपल एट्रीब्यूट्स भी उसमें ऐड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये तो आपको अगर जो HTML हमने स्निपेट यहाँ पे लगाया हुआ है इससे आपको समझ में आ रहा है कि इसमें टैग इसका इनपुट है, एक का टैग बटन है। अब ये बाकी अंदर जो की वैल्यू पेयर्स आपको दिख रहे हैं जैसे ID, क्लास, टाइप, ये बेसिकली उस एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब उस एलिमेंट की और ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, अलग अलग तरह से वैसे कह सकते हैं, राइट। तो जैसे कि एक इसकी आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर किसी और पर्पस के लिए भी होता है, जैसे एक्सेसिबिलिटी के केस में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरह के एट्रीब्यूट्स, या फिर हाइड करना है या नहीं हाइड करना है, उन सब चीज़ों के लिए, राइट। तो बेस्ड ऑन दिस हम लोग ये तो समझ गए कि अगर कोई भी CSS लिखना है तो हमको उसका टैग नेम लिखना होता है, की वैल्यू पेयर एट्रीब्यूट और वैल्यू से डाल सकते हैं हम लोग, राइट। अब ये जो टैग नेम होता है ये ऑप्शनल होता है। फॉर एग्जांपल जब हमने यहाँ पे हैशटैग यूजर नेम लिखा तो हमने यहाँ पे कोई एट्रीब्यूट नहीं लिखा। इसका मतलब हम लोग बेसिकली ये कह रहे हैं कि सारे एलिमेंट्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वो किसी भी टैग के हों, अगर वो इस की वैल्यू पेयर को सेटिस्फाई करते हैं तो वो हमें वापस ला के दे दें। अगर आप इसमें टैग नेम ऐड करते हो तो बेसिकली उसका जो स्कोप है उसको थोड़ा और नैरो करते हो। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि मुझे वो सारे एलिमेंट ला के दे दो जो इस टैग के हो, बस, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि आपको हर बार डायरेक्ट मैच ना मिल सके। तो फॉर एग्जांपल ये जो कंडीशन हमने लिखी है एट्रीब्यूट इक्वल टू वैल्यू, ये एग्जैक्ट मैच पे आइडेंटिफाई करती है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे क्लास है, राइट, तो अगर मैं जो सेकंड एलिमेंट है हमारा लॉगिन बटन, अगर उसको मैं क्लास से सिलेक्ट करने की कोशिश करूँ CSS सिलेक्टर के थ्रू, तो मैं कैसे लिखूँगा? मैं यहाँ पर लिखूँगा क्लास इक्वल टू, लेट से मुझे प्राइमरी लिखता हूँ मैं, राइट। तो ये काम नहीं करेगा। ये काम क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है, राइट। क्लास की जो भी की वैल्यू पेयर है वो एक स्ट्रिंग है, बटन और प्राइमरी। इसका बेसिकली ये मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट पे दो क्लासेस अप्लाई की गई है, राइट। ये मल्टी क्लास स्ट्रक्चर है। वो उसके भी काफ़ी रीजंस होते हैं। जैसे CSS में आप एक ही एलिमेंट से मल्टीपल स्टाइल्स ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए ये मल्टीपल क्लासेस वाला सिंटेक्स है। लेकिन अगर आप इसको फाइंड आउट करना है तो एक तरीका तो ये है कि आप इसको पूरी की पूरी स्ट्रिंग दे दो, पर वो इतना मीनिंगफुल नहीं होता। फॉर एग्जांपल कई बार हम लोग जब सिंटेक्स लिखते हैं या सिलेक्टर्स लिखते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि इस थोड़ा रीडेबल तो हो, वो जिससे हम समझ में आ पाए कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, राइट। कभी बार कुछ CSS के एट्रीब्यूट ऐसे भी होते हैं, क्लास नेम ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सिंटेक्टिकली समझ में नहीं आते कि वो क्या है, या फिर किसी की हैश वैल्यूज़ भी होती है लास्ट में, तो उनको एग्जैक्टली मैच करना पॉसिबल नहीं होता है, राइट। तो उस केस में काफ़ी सारे पैटर्न्स होते हैं जिसके थ्रू हम इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक होता है स्टार्ट्स विथ, एक होता है एंड्स विथ, सिमिलरली एक होता है कंटेन्स। तो स्टार्ट्स विथ का ये मतलब है कि वो स्ट्रिंग, वो सारे CSS वैल्यू जो स्टार्ट्स करती हैं किसी पर्टिकुलर वर्ड से, किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग से। तो ये बेसिकली पूरे स्ट्रिंग को उठाता है, उसका सिर्फ स्टार्टिंग देखता है। स्टार्टिंग के सारे कैरेक्टर जो आपने दिए हैं वो मैच हो रहे हैं तो इसका मतलब ये उस सारे एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेगा। सिमिलरली एंड्स विथ का होता है कि वो लास्ट में जो लास्ट के जो कैरेक्टर्स है उसको आइडेंटिफाई करता है। कंटेन्स में ये होता है कि पूरी स्ट्रिंग में कहीं भी हो वो उसको, अगर आपका मैच हो रहा है तो वो सब स्ट्रिंग वाले कॉन्सेप्ट पे चलता है और वो उसको आइडेंटिफाई करके आपको रिटर्न कर देता है, राइट। इसके पैटर्न कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये क्लास, अगर आप इसको ऐसे लिखोगे और यहाँ पे जो भी वैल्यू डालोगे तो ये स्टार्ट्स विथ होता है। अगर आपको सेम एंड्स विथ करना हो तो $, इक्वल टू ये करोगे तो ये एंड्स विथ होता है। सिमिलरली कंटेन्स अगर करना हो तो अगर आप क्लास ऐसे यहाँ पे वैल्यू लिखोगे तो ये सारी कंटेन्स होता है। हम लोग इसको और डिटेल में बाद में कवर करेंगे कि और भी कुछ पैटर्न्स होते हैं सिमिलरली और भी सिलेक्टर्स हैं, बट अभी के लिए आई थिंक टू स्टार्ट विथ इट्स गुड इनफ टू अंडरस्टैंड क्या है, इसको हम लोग रियल यूज़ केस में देख लेते हैं। ओके, तो हमने जो अभी CSS थोड़ा बहुत सीखा है उसको एक बार रियल वर्ल्ड वेबसाइट पे देख लेते हैं कि वो सही से काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये अपनी एक वेबसाइट है जो हमारे एग्जांपल्स पे ही बेस्ड है कि हमने एग्जांपल लिया था कि बंदा लॉगिन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो हमारे पास वेबसाइट है, एक लॉगिन पेज है, एक फॉर्म है, उसमें 2-3 काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं जिसमें से हमको 2-3 एलिमेंट्स चाहिए अपने एक्शन परफॉर्म करने के लिए। अब हमें एलिमेंट्स कैसे फाइंड करना है हम उस पर काम करने वाले हैं। तो हमको अभी जो सीखा हमने CSS सिलेक्टर सीखा है, हम लोग उसी को अप्लाई करके देखते हैं। तो ये जो खोला मैंने अभी इंस्पेक्ट एलिमेंट से, ये क्रोम डेवलपर टूल होता है। इसके थ्रू आप बेसिकली
पूरे HTML का स्ट्रक्चर देख सकते हो और काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हो। ये डीबगिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, इवन ऑटोमेशन के लिए, ड्यूरिंग डेवलपमेंट, हर केस में। यहाँ पे राइट साइड आपको दिख रहा है सारी स्टाइल्स अप्लाई हो रही हैं। बेसिकली जब भी आप कोई एलिमेंट सेलेक्ट करते हो तो उसके ऊपर कौन कौन सी स्टाइल अप्लाई हो रही है CSS से, ये सब आप कुछ यहाँ देख सकते हैं। नेटवर्क टैब से आप अपना API देख सकते हैं और काफ़ी सारे टैब्स हैं। अब अपन एलिमेंट पे फोकस करते हैं। आपको एलिमेंट का स्ट्रक्चर मिल गया। अब मुझे ये पता करना है कि यूज़र नेम का HTML कैसे दिखता होगा, क्योंकि मैं उसको बिना देखे तो सिलेक्टर लिख नहीं सकता। तो अब मैं उसका HTML देखता हूँ और मुझे यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा है कि ये एक इनपुट टैग है, इसके पास काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स हैं, क्लास से लेके ID तक काफ़ी सब कुछ है। तो अभी हमने जो सीखा उसके बेसिस पे हम लोग कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप अपना टेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हाथ की हाथ, राइट। तो लेट्स से कि मैंने सीखा था कि मुझे टैग नेम डालना होता है, मुझे उसका एट्रीब्यूट डालना होता है और फिर मुझे उसका वैल्यू डालनी होती है, राइट। तो मैंने जहाँ पे जो HTML सीखा था उसी के अकॉर्डिंग, HTML देखा था उसी के अकॉर्डिंग मैंने सिलेक्टर बनाया और ये सही से इसको सिलेक्ट कर पा रहा है। इसका मतलब कि हमारा सिलेक्टर बिल्कुल सही है। अगर मैं कुछ भी गड़बड़ करूँगा तो ये यहाँ पे हाईलाइट करना बंद कर देगा, राइट। तो ऐसा आपको पता चल रहा है कि आप जो सिलेक्टर लिख रहे हैं सही लिख रहे हैं। अगर हम चाहें तो ID के अलावा कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि ये प्लेस होल्डर है ना, प्लेस होल्डर ट्राई करते हैं और इसकी वैल्यू क्या है, यूज़र नेम है। सही काम कर रहे हैं, राइट। अब अपन दूसरा कोशिश करते हैं और अगर मैं यहाँ से इनपुट टैग हटा दूँ तब भी सही काम करेगा उसका। और ये एक ही सिलेक्टर को, एक ही एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा इस HTML पेज पे जिसका प्लेस होल्डर पे यूज़र नेम लिखा हो। ओके, क्योंकि ऑब्वियसली लॉगिन फॉर्म में तो एक ही यूज़र नेम होना चाहिए, ठीक है। अब हम कोशिश करते हैं क्लास से फाइंड आउट करने की, ठीक है। तो लेट्स से कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को क्लास मिल जाए जिसकी क्लास ये होनी चाहिए, इनपुट एरर। अगर आप देखोगे तो ये काम नहीं कर रहा है। क्यों काम नहीं कर रहा है? क्योंकि जब भी आपको ये स्पेस से सेपरेटेड दो स्ट्रिंग दिख रही हैं क्लास की की वैल्यू पेयर एट्रीब्यूट में, इसका मतलब ये है कि इस एलिमेंट पे एक से ज़्यादा स्टाइल अप्लाई की गई हैं और वो स्टाइल अप्लाई करने के लिए वो क्लासेस का सहारा ले रहे हैं। तो ये इनपुट एरर क्लास में जो स्टाइल मेंशन होगी CSS में वो भी अप्लाई हो रही है, फॉर्म इनपुट पे हो रही है वो भी अप्लाई हो रही है। पर अभी हमें तो इसे सेलेक्ट करना है। तो जब हम सेलेक्ट करते हैं इनपुट एरर तो ये ऐसे काम नहीं करेगा, क्योंकि ये जो इक्वल टू होता है ये एग्जैक्ट मैच होता है। एग्जैक्ट मैच का मतलब ये कह रहे हैं कि इस क्लास की यही वैल्यू होगी। तो एग्जैक्ट मैच तो ये नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आप क्लास की की वैल्यू देखें तो ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग है। हाँ, अगर मैं पूरा का पूरा स्ट्रिंग यहाँ पे दे दूँ तो ये सही से सिलेक्ट कर ले रहा है, ठीक है। पर अब मान लो कि आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे केसेस आएंगे कि जहाँ पे आपको पार्ट ऑफ दैट स्ट्रिंग यूज़ करना होता है। तो उसके लिए काफ़ी सारे पैटर्न्स होते हैं जिसके थ्रू आप इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को मैच कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये कहना हो कि मुझे एक ऐसी क्लास फाइंड आउट करके दो जहाँ पे फॉर्म इनपुट है, तो अगर मैं ये करूँगा तो ये सही से काम कर जा रहा है। तो ये बेसिकली स्ट्रिंग्स सब स्ट्रिंग वाले कॉन्सेप्ट पे काम करता है और ये इसका अनोटेशन होता है जहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि क्लास में ये वैल्यू कहीं भी आ रही हो उसकी स्ट्रिंग में तो ये मुझे रिटर्न कर देगा। ये बिल्कुल सही इस तरह काम करता है। इसी तरह और भी काफ़ी सारे पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि स्टार्ट्स विद, एंड्स विद, कंटेन्स, जिसके थ्रू आप बेसिकली और ज़्यादा कन्वीनियंट मेथड्स हैं कि आप भाई कहीं लिमिटेड ना हो। फॉर एग्जांपल आपको इस तरह का एलिमेंट मिलता है, काफ़ी सारी क्लासेस लिखी हैं, पर सारी क्लासेस का मीनिंग होना या मीनिंग आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ क्लासेस ऐसी होती हैं जो रैंडम जनरेटेड हैशेस से भी बनती हैं, या फिर आपको सिंटैक्टिकली मीनिंग नहीं समझ पाएगा कि क्या है, राइट। जैसे फॉर्म इनपुट है तो मुझे समझ में आ रहा है, अब मैं इनपुट एरर दे दूँ तो शायद मैं समझ ही ना है कि मैं HTML पे लोकेट क्या करना चाह रहा हूँ। तो हम जब भी सिलेक्टर्स लिखते हैं तो कोशिश करते हैं कि जितना मीनिंगफुल नेम दे सकें उतना बेटर है, राइट। और सेकंड हमारी कोशिश ये होती है कि अगर हमें कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो हम एग्जैक्टली उसे बताएं, एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि मैं जो सिलेक्टर दे रहा हूँ उस पर्टिकुलर HTML डॉम में वो एक से ज़्यादा एलिमेंट सेलेक्ट करने लग पाए। क्योंकि फॉर एग्जांपल मैंने तो कोड को एक्शन बोला कि जाके यूज़र नेम पे ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग भर दो, लेकिन अब वो जब इस सिलेक्टर को यूज़ कर रहा है और वो अगर एक से ज़्यादा मैच कर रहा है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि उसे यहाँ पे भरना कहाँ पे जाके। तो वो एम्बिग्यूटी हटाने के लिए भी हमको इस तरह से सिलेक्टर्स लिखने पड़ते हैं जो जो इतने यूनिक हो कि वो एक ही एलिमेंट को रिटर्न करे। अनटिल अनलेस आपका यूज़ केस अलग है। अगर आपका यूज़ केस ऐसा है कि भाई आपको सारे लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स को टारगेट करना है तो वो दैट्स अ कंप्लीट डिफरेंट स्टोरी, ठीक है। तो अपन जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे
ये लिखना चाहता हूँ अपना यूज़र नेम और मैं यहाँ पे क्लास फॉर्म इनपुट देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैचिंग एलिमेंट्स 2 दिखा रहा है। इसका मतलब आपने जो सिलेक्टर दिया है इससे ये 2 एलिमेंट्स लोकेट कर पा रहे हैं, करेक्ट। अब ऐसा केस हो तो फिर आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो इसका मतलब आप CSS जब सिलेक्टर लिख रहे हैं तो हमेशा पहले तो ये कोशिश करें कि आपको एक ऐसा एट्रीब्यूट मिल जाए जिससे आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएँ। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मुझे वो इनपुट एलिमेंट चाहिए जिसकी जो फॉर्म इनपुट क्लास को तो बिलोंग करते हों, पर उसका लेट से प्लेस होल्डर जो है वो यूज़र नेम है। तो ये ऐसे भी काम कर जाता है, ठीक है। ओके, मतलब बेसिक मुझे लगता है कि CSS और XPath के लिए हम अलग से एक क्लास ले सकते हैं कि जहाँ पे हम लोग मल्टीपल स्ट्रेटजीज पैटर्न्स डिफाइन करें। पर अभी के लिए बस आप ऐसे समझ लिए कि ये एक तरीका होता है जिस तरह से हमको लोकेट करना होता है, फाइंड आउट करना होता है कि एक HTML में किस पर्टिकुलर एलिमेंट कहाँ पे मिलेगा। और इस स्ट्रिंग को जो इस एक्सप्रेशन को बना रहे हैं इसे सिलेक्टर स्ट्रिंग कहा जाता है, ठीक है। ओके, तो अब इसको थोड़ा सा रियल वर्ल्ड सिचुएशन में अप्लाई करते हैं। अभी तक हमने ये देख लिया कि CSS सिलेक्टर्स कैसे काम करते हैं और हम किसी पर्टिकुलर वेब पेज में किस तरह एलिमेंट लोकेट कर पा रहे हैं यूजिंग टैग्स, एट्रीब्यूट्स। अब इसको देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में हम इसको प्लेराइट के अंदर कैसे करते हैं, राइट। तो ये एक वेबसाइट अपने ले रखी है, इसमें हमको वही सेम लॉगिन सिनेरियो वाला ऑटोमेट करना है कि हमारे पास यूज़र नेम है, हमारे पास पासवर्ड है और हमें लॉगिन करके देखना है कि सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये हमने एक प्रोजेक्ट बना रखा है प्लेराइट का। यहाँ पे हमारे पास टेस्ट है और हम यहाँ पे अब टेस्ट इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको प्लेराइट में टेस्ट इम्प्लीमेंट करना हो तो आपको उसका टेस्ट इंपोर्ट कराना पड़ेगा जो playwright @latest से करा रहे हैं हम लोग, और जो @playwright टेस्ट से। जो playwright टेस्ट जो है वो आपका टेस्ट रनर है जो आपको एक फंक्शन प्रोवाइड करता है टेस्ट, जिसके अंदर काफ़ी बिल्ट इन फिक्सचर्स होते हैं। तो फिक्सचर्स बेसिकली क्या है? डिपेंडेंसी इंजेक्शन का एक तरीका है। अभी के लिए आप इतना समझ लिए कि मैं टेस्ट को जो भी बोलता हूँ कि मुझे पेज चाहिए तो वो पेज बना के दे देगा। मुझे बिहाइंड द सीन वो सब करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं खुद से ब्राउज़र लॉन्च करूँ, फिर ब्राउज़र कॉन्टेक्स्ट बनाऊँ, पेज बनाऊँ, ठीक है। तो ये कन्वीनियंट तरीका है, एक रैपर बना रखा है या एब्स्ट्रैक्शन कर रखी है प्लेराइट ने आपके लिए, फटाफट से टेस्ट स्टार्ट कर सको आप लिखने इसके लिए। तो अब हमें टेस्ट लिखना है, टेस्ट का एक सिग्नेचर होता है कि हम टेस्ट लिखते हैं। इसमें हम टाइटल लिखना चाहते हैं टेस्ट का, वो ये है कि भाई वेरीफाई यूज़र इज़ एबल टू लॉग इन विथ वैलिड क्रेडिट्स, राइट। और अब हम लोग इसके अंदर जो भी इम्प्लीमेंट करेंगे वो आपका टेक्स्ट का स्टेप्स होने वाला है, राइट। तो अभी तक इस फंक्शन को अगर आपको करना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको ब्राउज़र लॉन्च करना पड़ेगा, फिर पेज करना पड़ेगा, page.goto करके उस पेज को लोड करना पड़ेगा और फिर आप अपने एक्शन परफॉर्म कर पाओगे। तो पेज जो आपको चाहिए, जो टैब जो जहाँ पे आप इसको लोड करोगे वो आपको खुद से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो टेस्ट इंपोर्ट कर रहे हैं प्लेराइट से उसके अंदर कुछ फिक्सचर्स होते हैं, ब्राउज़र, पेजेस, रिक्वेस्ट, काफ़ी सारे फिक्सचर्स हैं। उसमें पेज एक फिक्सचर है। तो पेज बेसिकली आपको टैब प्रोवाइड करता है बिहाइंड द सीन बेस्ड ऑन जो आपने कॉन्फ़िग में वैल्यूज़ डाल रखी हैं कि आपको क्रोमियम चाहिए, कितने व्यू पोर्ट का चाहिए, हेडलेस चाहिए, नहीं चाहिए, उसके बेसिस पे ये एक ब्राउज़र लॉन्च करता है। उसमें से कॉन्टेक्स्ट निकाल के एक उस कॉन्टेक्स्ट में से एक पेज निकाल के आपको दे देता है, और जब टेस्ट खत्म हो जाता है तो पेज क्लोज करना भी वो खुद ही टेक केयर कर लेता है, आपको कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है इसमें, राइट। ठीक है, तो अब टैब है, आपको फर्स्ट स्टेप आपकी क्या होगी? लोड करना है पेज को। सेकंड क्या होगा? सेकंड ये होगा कि भाई यूज़र नेम पे जाके हम लोग एक वैल्यू फिल करेंगे जो वैलिड होगी। सिमिलरली थर्ड होगा कि पासवर्ड पे जाके हम एक वैल्यू फिल करेंगे जो वैलिड होगी। और फोर्थ ये होगा कि हम लोग लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। और पांचवा जो होगा वो आपका असर्शन होगा कि ये सब कुछ होने के बाद सब कुछ जो आप चाहते थे वैसा हुआ है या नहीं हुआ, जो सही पेज पे लोड कर रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, ये लॉगिन कर पाया कि नहीं कर पाया, ठीक है। तो पेज को अगर आपको नेविगेट करना हो किसी पर्टिकुलर साइट पे तो उसके लिए हम page.goto एक मेथड होती है जहाँ पे हम इसका URL पास करेंगे, और हमारी URL है sourcedemo.com। तो हम यहाँ पे लिखते हैं। प्लेराइट में मोस्टली जो ऑपरेशंस होते हैं वो असिंक्रोनस ऑपरेशंस होते हैं। इसका मतलब आपको एक प्रॉमिस रिटर्न करते हैं। तो अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि आप जब भी कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसके 3 स्टेट पॉसिबल होते हैं, और वो होते हैं या तो वो परफॉर्म हो रहा है मतलब पेंडिंग है, सेकंड वो हो चुका है, रिजॉल्व हो चुका है, थर्ड कि वो
फेलियर में चले गया, रिजेक्ट हो चुका है, राइट। तो जब भी आप प्ले राइट में कोड लिखते हैं तो आपको अपने एक्शंस देखने चाहिए कि अगर ये एक्शन असिंक्रोनस है, इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ पे 2 एक्शन लिख दूँ, मान लो पेज डॉट गो टू और पेज डॉट एक और पेज डॉट गो, मान लीजिए पेज डॉट रीलोड कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो प्ले राइट जनरली क्या होता है, अपनी जो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट वगैरह जो सिंगल फ्लो में मूव करती हैं लैंग्वेज, उसमें सबसे पहले ये वाला स्टेप होगा, जब ये स्टेप हो जाएगा तब ये वाला स्टेप होगा। पर प्ले राइट में ऐसा, सॉरी जो जावास्क्रिप्ट में होता है वो ऐसा नहीं होता है, राइट, क्योंकि ये सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज होती है। इसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए इसमें कुछ ऑप्टिमाइजेशन इस तरह किए गए हैं कि ये काफ़ी चीज़ें पैरेलल में भी कर पाए, और पैरेलल करने के लिए कुछ असिंक्रोनस ऑपरेशन होते हैं कि एक ही टाइम पे एक ऑपरेशन दूसरे ऑपरेशन पर डिपेंडेंट नहीं है, तो उसमें आप इजीली उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट। पर जनरली टेस्ट ऑटोमेशन में क्या होता है कि एक स्टेप दूसरे स्टेप पे थोड़ी डिपेंडेंट होती है, राइट। अगर मैं फॉर एग्जांपल ये तीनों स्टेप प्ले राइट के तीनों एक्शन क्लिक फिल में विदाउट वेटिंग कंप्लीट कर दूँ और फिर तुरंत एक असर्शन वाला ऑपरेशन लगा दूँ, तो हो सकता है कि तीनों ऑपरेशन कंप्लीट होने से पहले ही मैं असर्शन चेक करने लग जाऊँ और वो फेल हो जाए। तो इसका भी काफ़ी एडवांटेज है असिंक्रोनस ऑपरेशंस का प्ले राइट में, या फिर प्ले राइट के थ्रू के हम लोग काफ़ी चीज़ों को फास्ट कर सकते हैं, मल्टीपल ऑपरेशन को पैरेलल में एग्जीक्यूट कर सकते हैं जो एक दूसरे में डिपेंडेंट नहीं है। उसके बारे में हम बाद में कवर करेंगे, पर अभी के लिए ये समझ लेते हैं कि प्ले राइट के मोस्टली एक्शंस और असर्शंस प्रॉमिस रिटर्न करते हैं, और प्रॉमिस को ख़त्म होने का आपको वेट करना ज़रूरी होता है बेस्ड ऑन यूज़ के चीज़ को बेसिस पर। अभी के लिए मान लेते हैं कि मोस्टली हम लोग वेट कर ही रहे हैं, ठीक है। और आपको पता कैसे चलेगा कि ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आप बस किसी भी फंक्शन डेफिनेशन पे जाके अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि ये रिटर्न टाइप होता है, राइट, जो लोग जावा वगैरह से हैं वहाँ पे हम वो भी रिटर्न करते हैं कि वॉइड रिटर्न कर रहा है, फिर क्या रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई ये प्रॉमिस तो रिटर्न करता है, मतलब प्रॉमिस के अंदर इसने 2 चीज़ रिटर्न कर रही है, रिस्पॉन्स या नल, राइट। तो प्रॉमिस जहाँ भी आ रहा है इसका मतलब समझ जाइए कि आप ये एसिंक्रोनस ऑपरेशन है, और इसका मतलब मैं अवेट कीवर्ड अगर यूज़ नहीं करूँगा तो ये अगले स्टेप पे तुरंत मूव कर जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं चाहते हैं कि जब तक आपका पेज लोड ना हो तब तक आप क्लिक फिल क्यों करेंगे, तो इसके लिए आप इसको ये यूज़ कर सकते हैं कि पेज डॉट गो टू किया, जब तक पेज आपका लोड नहीं हो जाता है तब तक ये रिजॉल्व नहीं होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हमको एक्शंस परफॉर्म करना है, इसमें जो है फिल और क्लिक। एक्शंस परफॉर्म करने के लिए हमने ऑलरेडी ये बात करी थी कि हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि कौन से एलिमेंट पे ये परफॉर्म करना है। तो इसके लिए प्ले राइट ने एक कन्वीनियंट आपको मेथड दे रखी है, क्योंकि ये एलिमेंट उस पेज पे होने वाला है, तो ये बताता है कि आप जिस भी पेज पे हो उस पर आपको लोकेट करना है। उसके लिए आप लोकेटर यूज़ करोगे, और आप कैसे लोकेट करना चाहते हैं उसका आप यहाँ पे सिलेक्टर स्ट्रिंग पास कर दोगे। फॉर एग्जांपल हमने देखा था कि यूज़र नेम जब हमें ये करना था तो हम कैसे कर रहे थे कि हम लोग यहाँ पे गए, क्लिक किया, और यहाँ पे हमको पता चला कि आईडी यूज़र नेम है, तो हमने यहाँ पे हैशटैग यूज़र नेम किया, ये हमारी आईडी हो गई। सिमिलरली हमको दूसरे भी लिख लेते हैं अपन, पासवर्ड थे, ये पासवर्ड हो गया, आईडी पासवर्ड किया, पासवर्ड, और तीसरा हमारा लॉगिन बटन का है, राइट, ये हमारा लॉगिन बटन हो गया। ठीक है, आप पढ़ें तो इसको काफ़ी इजी समझना कि आप जिस भी पेज पे हैं उस पर आपको लोकेट करना है, और उस पर लोकेट करना है इस पर्टिकुलर सिलेक्टर के थ्रू, राइट। अभी के लिए हम लोग बिल्कुल प्लेन उस पर चलते हैं कि हम CSS पास कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि प्ले राइट आइडेंटिफाई कर ले कि भाई कहाँ है। पर जो पेज डॉट लोकेटर की जो कन्वीनियंट मेथड है, ये आपको रिटर्न क्या करती है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करती है, लोकेटर का ऑब्जेक्ट। ये लोकेटर ऑब्जेक्ट क्या है, अभी ये समझ लीजिए कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो होल्ड करके रखता है इंस्ट्रक्शंस के, ज़रूरत आने पे जब आप इसे कॉल करोगे तो पता चल जाएगा कि इसे कहाँ जाके वो कैसे उसे फाइंड करना है पर्टिकुलर लोकेटर को आपके पेज में। फॉर एग्जांपल ये एक इंस्ट्रक्शन है कि जब भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़े तब तुम इस एलिमेंट को ऐसे फाइंड करना, और फिर जो भी मुझे एक्शन परफॉर्म करना हो मैं करूँगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको भी एक वेरिएबल्स में स्टोर कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट यूज़र नेम, कॉन्स्ट पासवर्ड और कॉन्स्ट लॉगिन बटन, ठीक है। तो ये तीनों ऑब्जेक्ट हैं। अगर आप यहाँ पे होवर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कोई प्रॉमिस रिटर्न नहीं करता, क्योंकि आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। ओके, तो अभी हमने देखा कि हमने 3 रेफरेंस बनाए हैं जो बेसिकली वेरिएबल्स हैं जो स्टोर करते हैं हर एक एलिमेंट को आइडेंटिफाई कैसे करना है उसके इंस्ट्रक्शन। तो बेसिकली आप जब भी पेज डॉट लोकेटर करते हो तो एक लोकेटर का ऑब्जेक्ट बनता है। वो ऑब्जेक्ट क्या होल्ड करता है, अगर आपको अभी के लिए समझना है तो आसान है समझने के लिए, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस होल्ड करता है कि ज़रूरत आने पे जब उसे बुलाया जाएगा तब उसको कैसे फाइंड करके देना है इस पर्टिकुलर एलिमेंट को। वो इन्फॉर्मेशन लोकेटर आइडेंटिफाई होल्ड करके रखा हुआ है, राइट।
तो हमने यहाँ पे तीन वेरिएबल्स बनाए जो तीनों इस इंस्ट्रक्शंस होल्ड करके बैठे हुए हैं, और हमें जब हम लोग कॉल करेंगे तो फॉर एग्जांपल अगर हमें अब एक्शन परफॉर्म करना है तो हमने क्या बताया था कि जब भी एक्शन परफॉर्म करना होता है तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि कहाँ परफॉर्म करना है, फिर होता है कि क्या परफॉर्म करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि कहाँ परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी वेरिएबल है जो इन्फॉर्मेशन होल्ड करके बैठा है, तो मैं उस वेरिएबल को बुलाऊंगा और बोलूँगा कि इस पर जाके क्लिक परफॉर्म कर दो। पर क्योंकि ये इनपुट फील्ड है तो हमें इस पर फिल करना चाहिए, और फिल क्लिक ये सारे प्लेराइट के एक्शंस होते हैं जो लोकेटर्स पे पॉसिबल होते हैं। तो बेसिकली पेज पे परफॉर्म होने वाले मेथड्स अलग होते हैं, जैसे कि गो टू एक मेथड हुआ जो पेज ओरिएंटेड हुआ, लोकेटर डॉट गो टू करोगे तो वो नहीं काम करेगा, राइट, बिकॉज पेज ही नेविगेट किया जाता है, तो लोकेटर पे एक्शंस परफॉर्म किए सकते हैं। तो वो एक्शंस की डिफरेंट मेथड्स होती हैं, जैसे फिल, क्लिक और भी काफ़ी सारी होती हैं, हम लोग सब आराम से देखेंगे। तो अभी के लिए पहले फिल करते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं कि स्टैंडर्ड यूज़र करके एक यूज़र नेम है। अब अगर हम लोग फिल को नोट करें तो फिल क्या है, फिल की अगर आप यहाँ पे मेथड इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें गिवन है, एग्जाम्पल से भी गिवन है कैसे यूज़ करना है। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि आपको प्रॉमिस रिटर्न करता है, राइट, और प्रॉमिस जब रिजॉल्व होता है तो वो वैल्यू कुछ नहीं देगा, वॉइड का मतलब खाली है, रिजॉल्व होगा तो आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलने वाला। बट पर जब आप एक्शंस परफॉर्म कर रहे हो तो इसका मतलब ये, अगर मैं यहाँ पे ये करूँ उसके बाद फिर मैं यहाँ पे पासवर्ड फिल करना चाहूँ और उसके बाद अगर मैं लॉगिन बटन फिल करना चाहूँ, राइट, तो ये तीनों एक्शंस असिंक्रोनस है। पर मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस चीज़ पे फिल कर रहा हूँ तो एक वक्त पे ये एक ही काम करे, क्योंकि अगर आप नॉर्मल यूज़र बिहेवियर पे देखोगे तो जब आप पेज फिल करोगे तो एक यूज़र दोनों फील्ड तो एक साथ फिल कर नहीं सकता, पहले वो एक फिल करेगा फिर दूसरी फिल करेगा फिर वो क्लिक करेगा, राइट। तो सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे भी करना चाह रहे हैं, तो हम ये बोलेंगे कि आप फिल करो और इस प्रॉमिस का रिजॉल्व होने का, तो ये जो असिंक्रोनस ऑपरेशन अगर आप ये चाहते हो कि स्टेप बाय स्टेप करे, एज अ सिंक्रोनस बिहेव करे, तो आपको इसमें अवेट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। अवेट कीवर्ड क्या हो गया, ये बेसिकली समझ में आ रहा है, ये कह रहा है कि जब तक ये पर्टिकुलर एक्शन रिजॉल्व नहीं हो जाता है, रिजॉल्व मतलब हमने इसका देखा था रिटर्न टाइप प्रॉमिस है, प्रॉमिस क्या होता है, 3 स्टेट होती है, पेंडिंग, रिजॉल्व और रिजेक्ट। तो हम इसका रिजॉल्व होने का या रिजेक्ट होने का वेट करेंगे। रिजेक्ट होगा तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एरर थ्रो करेगा, पर अगर ये रिजॉल्व हो जाता है इसका मतलब मेरी एक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई, तब मैं अगली स्टेप में मूव कर जाऊँगा। तो फिर अगली स्टेप भी मैं चाहता हूँ कि पहले मैं वेट करूँ, तो सिमिलरली फिल यहाँ पे प्रॉमिस रिजॉल्व करता है, तो बेसिकली हम वेट करेंगे जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए, तब तक ये स्टेप पे ही रहे और उसके बाद हम लोग क्लिक करना चाहेंगे, राइट। तो ये एक्शंस हम परफॉर्म कर रहे हैं, और वेयर अब एक्शन जब हम परफॉर्म कर रहे हैं तो व्हाट एक्शन टू परफॉर्म का आंसर तो हमें यहाँ मिल गया, लेकिन वेयर का आंसर हमें ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ला के देगा जो किस टाइप का है, ये लोकेटर टाइप का है। तो लोकेटर क्या होल्ड करता है, उस पर्टिकुलर HTML पेज पे जाके उसको इस एलिमेंट को कैसे लोकेट करना है ये फाइंड करके आपको देगा, राइट। अब जो लोकेटर होता है ये तभी रिजॉल्व करेगा जब आप इस पे एक्शन परफॉर्म कर रहे होगे। जब हमने 12 से लेके 13-14 लाइन बनाई, यहाँ पे इसने कुछ नहीं किया था जाके, यहाँ पे आपने इसने आपका पेज पे जाके नहीं देखा कि एलिमेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और एरर नहीं थ्रो करेगा, क्योंकि यहाँ पे केवल आप रेफरेंस या इंस्ट्रक्शंस होल्ड करके रख रहे हो कि जब ज़रूरत पड़े, मतलब जब मैं इस पर एक्शन परफॉर्म करूँ तब ये जाके दिखेगा कि अच्छा कि मैं इस इंस्ट्रक्शन से एलिमेंट को रिजॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं रिजॉल्व कर पा रहा हूँ तो एक ही एलिमेंट रिजॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं वेब पेज पे, राइट, तो आप जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अपने कोड को वो एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करना चाहिए कि किस पर्टिकुलर एलिमेंट पे जाके परफॉर्म करेगा। अगर मैं कहूँ कि इस यूज़र नेम पे जाके इसे फिल करना है, अगर वो इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी से या इंस्ट्रक्शन से जाके HTML में ढूंढे और उसे एक से ज़्यादा एलिमेंट मिल जाएंगे तो फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा कि उसे कहाँ पे जाके पर्टिकुलर वैल्यू भरनी है, तो ये उस केस में आपको एरर थ्रो कर देगा। अगर आपके पास, इसलिए आपको कोशिश करना चाहिए कि आप जो भी सिलेक्टर्स लिख रहे हैं या जो भी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं वो हमेशा एक या यूनिक एलिमेंट पे ही रिजॉल्व होनी चाहिए। पर इन केस अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और एक से ज़्यादा रिजॉल्व होते हैं, या फिर कुछ और भी यूज़ केस होते हैं जैसे लिस्ट हो गया या कुछ और केसेस हो गए जहाँ पे आपको पता है कि इस एलिमेंट से 3 या 4 होने वाले हैं, पर मुझे इंडेक्स पता है कि मुझे कौन सा एलिमेंट सेलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पे जब लोकेटर की डेफिनेशन या लोकेटर को जब इनिशियलाइज कर रहे हैं, जब यहाँ पे आप एक और इन्फॉर्मेशन भी डाल सकते हैं nth करके, जो ये बताता है कि अगर ये लोकेटर
एक से ज़्यादा पे जाके रिजॉल्व हो या एक से ज़्यादा मैचिंग मिले तो आपको कौन सा करना है। तो ये इंडेक्स बेस्ड होता है, 0 से स्टार्ट होता है, एंड 0 का मतलब पहला, 1 का मतलब दूसरा। तो ऐसे करके आप ऐसे करके आप जब आप लोकेटर्स डिफाइन करते हैं तब आप ये वाली इन्फॉर्मेशन भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो बेसिकली लोकेटर जो ऑब्जेक्ट बना रहा है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन होल्ड कर सकता है एक पर्टिकुलर एलिमेंट को लोकेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप पेज डॉट लोकेटर का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे तो इसमें काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस भी मिल रहे हैं, राइट, कि हैज़ नॉट टेक्स्ट, हैज़ टेक्स्ट। ये अब हम लोग आगे चल के देखेंगे कि ये कितना हेल्पफुल हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये फ़िल्टरिंग के काम आता है, राइट, कि वही सारे केसेस के लिए जहाँ आप यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं नॉर्मल स्ट्रिंग को यूज़ करके, बट आप अदर स्ट्रेटजीज फाइंड आउट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल एक ऐसा फॉर्म एलिमेंट जिसका टेक्स्ट ये हो या जिसके अंदर ये पर्टिकुलर एलिमेंट कंटेन करता हो, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें, तो वो लोकेटर फ़िल्टरिंग में बहुत काम आती है। और ये सारी कन्वीनियंस आपको प्लेराइट प्रोवाइड कर रहा है इस लोकेटर को यूज़ करके। तो इसलिए ये लोकेटर जो मेथड है जो प्लेराइट आपको प्रोवाइड करता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट या कन्वीनियंट एब्स्ट्रैक्टेड वे है आपको ये सारी चीज़ें बिहाइंड द सीन हैंडल करने का, राइट। तो बिहाइंड द सीन प्लेराइट जाके ऑब्वियसली डॉम में जाके CSS सिलेक्टर से वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा कि भाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पर आपके लिए जब आप कोड लिख रहे हैं तो सारी चीज़ें आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। वरना आप खुद से करते तो फिर वही करते कि एक से ज़्यादा एलिमेंट फाइंड हो रहे हैं तो फिर उसमें से फिर आप खुद जाके देखो कि भाई किस एलिमेंट का कौन सा टेक्स्ट आप जो चाहते हो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और फिर उस एलिमेंट का डिफरेंस रिटर्न करो और फिर आप उस पर एक्शन परफॉर्म करो। ये चीज़ हम लोग सेलेनियम पे करते भी हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स करके लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट्स मिलता है, फिर आप उसमें आइटरेट करते हो, फिर बेस्ड ऑन योर कंडीशन आप उसमें से निकाल के लेके आते हो। वो सेम चीज़ यहाँ पे आप एक लाइन में कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको पता है कि ये एक से ज़्यादा एलिमेंट पे लोकेट करने वाला है या रिटर्न करेगा, और मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे वही एलिमेंट दो जिसका टेक्स्ट लेट से यूज़र नेम है, बस। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा एट्रीब्यूट या छोटा सा ऑप्शन इसमें पास करना है जिसके थ्रू मेरी लाइफ काफ़ी इजी हो जाती है। बिहाइंड द सीन प्लेराइट हो सकता है कि सेम टू सेम वही इम्प्लीमेंटेशन करे जो हम लोग करते आए हैं, बट या तो हमारे लिए रीडेबिलिटी इजी हो गई क्योंकि यहाँ से मुझे पढ़ना आसान है, मेंटेनेंस भी वही सारे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस वाले फॉलो करते हैं। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि हमने अभी जो भी कोड लिखा है वो पहली बात काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम टेस्ट डॉट ओनली से हम सिलेक्ट कर रहे हैं कि हम इसी टेस्ट को रन करना चाहते हैं। कॉन्फ़िग में हम एक बार जाके देख लेते हैं कि ट्रेस इनेबल्ड है कि नहीं, और उसके बाद ठीक है। ओके, अब हम लोग अपना टेस्ट रन करते हैं। ओके, आपका टेस्ट रन हो रहा है, लेकिन अब आपको टेस्ट रन होते हुए नहीं दिख रहा, और अगर आप देखोगे तो ये ना पास हो रहा है ना फेल हो रहा है, जो अभी तक हो जाना चाहिए था। उसका रीज़न क्या है अभी हम देख के बताएंगे, राइट। उसको फेल हो जाने देते हैं। डिफ़ॉल्ट आई थिंक 30 सेकेंड्स में फेल होगा। ओके, तो ये फेल हो गया। अभी फेल क्यों हुआ, अगर हमको देखना हो तो हमें प्लेराइट एक ट्रेस प्रोवाइड करती है जो बहुत ही हेल्पफुल टूल है फॉर डिबगिंग। अगर आप ये देखेंगे सबसे पहले तो मुझे प्लेराइट की रिपोर्ट से ही पता चल जा रहा है कि वो कह रहा है कि मेरा टेस्ट टाइम आउट ऑफ 30,000 मिली सेकेंड का मतलब ये है कि मेरा टेस्ट का हर एक टेस्ट का एक डिफ़ॉल्ट टाइम आउट होता है। इसका मतलब जब भी प्लेराइट के बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है कि कोई भी टेस्ट 30 सेकंड से ज़्यादा रन नहीं कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, राइट। आप इसको इजीली ओवरराइड कर सकते हैं अपने कॉन्फ़िग फाइल से जाके। तो अभी जो हमने टेस्ट रन किया ये हमारा टेस्ट इसीलिए फेल हुआ कि 30 सेकंड पार हो गए, पर ये 30 सेकंड पार हुए क्यों, अभी तक तो ये हो जाना चाहिए था। तो फिर ये दिखा रहा है कि ये 19 नंबर स्टेप पे अटका हुआ था जब क्लिक करने की कोशिश कर रहा था। फिर कर क्या रहा था, ये कॉल की लॉग ये बताती है कि ये वेट करता रहा इस लोकेटर के रिजॉल्व होने का। तो ये लॉगिन बटन के अंदर ये वाली इन्फॉर्मेशन है कि ऐसे ये वाला लोकेटर इस इंस्ट्रक्शन के साथ फाइंड करना है, पर ये करता ही रहा, ये हुआ नहीं, और उसी बीच में टेस्ट का टाइम आउट हो गया, राइट। आप चाहे ये सेम चीज़ ट्रेस से भी देख सकते हैं तो आपको पता चलेगा। तो ट्रेस जस्ट स्मॉल ओवरव्यू कि ट्रेस काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी हेल्पफुल टूल है। ये बिल्कुल क्रोम डेवलपर टूल्स की तरह जो टूल्स होता है उसकी तरह काम करता है। आपको फ्रेम बाय फ्रेम सारे एक्शंस आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं, सारे एक्शंस को आप यहाँ पे इजीली नेविगेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या हुआ था। सिमिलरली यहाँ पे आपको कॉल लॉग्स
कंसोल एरर्स, नेटवर्क ट्रेसेस, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, राइट। अब यहाँ पे हम एरर पे जाके देखते हैं तो आपको यहाँ पे सिमिलरली दिख रहा है कौन सा एक्शन आपका रेड हुआ पड़ा है। इसका मतलब ये 29.3 सेकेंड्स, मतलब 30 सेकंड के टेस्ट केस के टाइम आउट में सारी चीज़ें तो विद इन मिली सेकेंड हो गई, 34 मिली सेकेंड, 30 मिली सेकेंड, पर ये 29.3 सेकंड तक वेट करता रहा क्लिक करने का, पर हो नहीं पाया और ये आपका टेस्ट टाइम आउट हो गया, राइट। ओके, तो इसका मतलब ये भी है कि टेस्ट ने क्लिक करते ही एरर कर जाता है, तो 1 सेकंड में एरर थ्रो कर देता कि भाई क्लिक ही, ये एलिमेंट ही फाइंड आउट नहीं हो रहा, जो जनरली सेलेनियम में होता था, एलिमेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ जाता था। फिर उसको हैंडल करने के लिए हम क्या करते थे, उसको हैंडल करने के लिए हम डालते थे इम्प्लिसिट टाइम आउट वेट डालते थे, जो बाय डिफॉल्ट सब पे अप्लाई होता था, कोशिश करता था कि तब तक मिल जाए, नहीं तो फिर वो एरर थ्रो करता था उसके। लेकिन वो चीज़ स्ट्रेटेजी नहीं थी, फिर हमने पढ़ा कि एक्सप्लिसिट कंडीशंस होती है, राइट। एक्सप्लिसिट कंडीशंस कैसे प्रोवाइड करती हैं, हम एक्सपेक्टेड कंडीशन की क्लास यूज़ करते हैं, वेट एंटिल मेथड यूज़ करते हैं, और ये बोलते हैं कि क्लिक तभी कोशिश करें करने की तब ये पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि इस पर क्लिक करने से पहले वेट करो कि एलिमेंट इनेबल्ड है कि नहीं, विजिबल है कि नहीं, तभी जहाँ पे इस पर क्लिक करो। ये सब हम इसलिए करते थे कि ये सारे एरर्स नहीं आए, राइट। अब प्लेराइट ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हैंडल करता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको 30 सेकंड का टाइम आउट इसीलिए दिख रहा है कि प्लेराइट ना कंटिन्यूसली ट्राई करता रहा इस लोकेटर को रिजॉल्व होने का, और उस दौरान रिजॉल्व करके क्लिक करने का, पर उस दौरान क्या हुआ कि टेस्ट का टाइम आउट चले गया। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि 30 सेकंड ना हो। अगर आप ये चाहते हो कि हर एक एक्शन का खुद का एक टाइम आउट होना चाहिए, राइट, कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर एक्शन में कोई टाइम आउट नहीं गिवन होता है तो प्लेराइट क्या करता है कि जो आपके टेस्ट के टाइम आउट होता है उस वाली सीलिंग को हिट करता है। तो अभी हम लोग जहाँ पे लिख देते हैं कि भाई टाइम आउट में 10 सेकंड कर देते हैं, राइट। अब अगर हम 5 सेकंड कर देते हैं, राइट, तो अब क्या करेगा, अब आपका टेस्ट अगर हम देखें तो थोड़ा जल्दी फेल होना चाहिए, राइट। ओके, अब देखोगे तो आप ये काफ़ी जल्दी फेल हुआ। अब क्यों फेल हुआ, अब अगर आप एरर देखेंगे थोड़ा अलग आया, राइट। यहाँ पे टेस्ट टाइम आउट एरर लिखा नहीं आ रहा है, यहाँ पे ये लिखा आ रहा है टाइम आउट एरर आ रहा है लोकेटर डॉट क्लिक की मेथड में, क्योंकि लोकेटर डॉट क्लिक वेट करता रहा इस लोकेटर के रिजॉल्व होने का और 5 सेकंड का टाइम आउट हो गया, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एक्शन टाइम आउट। ये वैल्यू अगर आप चाहें तो हर एक एक्शंस में ओवरराइड कर सकते हैं, या बाय डिफ़ॉल्ट अपने प्लेराइट डॉट कॉन्फिग में जाके यूज़ ब्लॉक में आप एक्शन टाइम आउट्स यहाँ की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि इसका मतलब प्लेराइट के जितने भी एक्शंस होते हैं, क्लिक, फिल, एटसेट्रा, वो सब बाय डिफ़ॉल्ट इतनी देर तक वेट करेंगे। अगर तब तक भी अगर आपका क्लिक या एक्शन काम नहीं करता है तो आपका टाइम आउट एरर थ्रो कर देगा, राइट। ओके, अब बिहाइंड द सीन अगर ये होता क्या है, अगर हम लोग क्विकली इसको थोड़ा सा देखें तो आपने इसको ये लोकेटर के थ्रू हमने इसको ये बता रखा है कि इसको एलिमेंट कैसे फाइंड करना है, ठीक है। फिर हम लोग वेट करते हैं कि एक एलिमेंट पे रिजॉल्व हो जाए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसका ये कहने का मतलब है कि अगर आपने कोई ऐसा लोकेटर पैटर्न यूज़ किया है, लेट्स से आईडी विद यूज़र नेम, और अगर ये एक से ज़्यादा में रिजॉल्व हो रहा है तब भी एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, तब भी आपका एरर आ जाएगा। क्यों? बिकॉज अगर किसी एक्शन को परफॉर्म करना है, जैसे कि क्लिक या फिल या कोई भी एक्शन हुआ, तो प्लेराइट चाहता है कि आपने जो जहाँ पे परफॉर्म करना है वो किसी यूनिकली उसे आइडेंटिफाई कर पाए, अदरवाइज एम्बिग्यूटी क्रिएट हो जाती है। बेसिकली प्लेराइट समझ नहीं पाता है कि क्लिक कहाँ करना है। तो ऑब्वियसली बात है, आपका कोड है, अगर आपसे बता रहे हो कि यूज़र नेम फिल करना है और यूज़र नेम वो जाके ढूंढ रहा है और एक से ज़्यादा एलिमेंट मैचिंग मिल रहे हैं उसको यूज़र नेम के, तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ करना है, तो वो एरर थ्रो कर देगा। उस केस को भी आप इजीली हैंडल कर सकते हैं, जैसे हमने देखा था कि पेज डॉट लोकेटर एंथ करके आप बता सकते हो, ठीक है। या फिर आप ट्राई करोगे जब भी सिलेक्टर बना रहे हो ऐसा बनाओ जो इस पैटर्न से बनाओ कि वो यूनिक एलिमेंट ही आइडेंटिफाई करे, अगर आपका यूज़ केस हुआ तो ये वेट करता है कि पर्टिकुलर एलिमेंट रिजॉल्व होता है कि नहीं होता। तीसरी चीज़ ये क्या करता है, ये वेट फिर ये देखता है कि आपका एलिमेंट विजिबल है कि नहीं, फिर देखता है कि एलिमेंट स्टेबल है कि नहीं, फिर इनेबल्ड है कि नहीं, राइट। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं इसको कहते हैं एक्शनेबिलिटी चेक्स। तो बेसिकली एक्शन परफॉर्म करने से पहले प्लेराइट खुद एक सेट ऑफ चेक्स परफॉर्म करता है जो हर एक्शन टू एक्शन डिफरेंट होते हैं, और ये देखता है कि सारे चेक्स फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर ये फुलफिल नहीं होते हैं तो प्लेराइट कोशिश करता है एक पर्टिकुलर टाइम आउट तक उन्हें फुलफिल होने देने का। अगर वो तब भी नहीं फुलफिल होंगे तो ऑब्वियसली फिर वो आपका टाइम आउट ओवर हो जाएगा और वो एरर थ्रो कर देगा बताते हुए कि क्या नहीं हो पाया, राइट। तो ये जो ऑटो रीट्राइंग मैकेनिज्म होता है प्लेराइट की कोर पावरफुल अप्रोच है, जो हम लोग सेम ऑब्वियसली
सेलेनियम में भी कर पाते हैं, पर यहाँ पे हमें वो ऑलरेडी एब्स्ट्रैक्टेड हो रखी है, कन्वीनियंट मेथड प्रोवाइडेड है जहाँ पे ये ऑलरेडी हो चुका है, ये ऑलरेडी कर चुके हैं ये लोग जो। तो फॉर एग्जांपल ये लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल जब मैं कह रहा हूँ कि टाइम आउट 15 सेकेंड्स, अगर मैंने फॉर एग्जांपल टाइम आउट एक्शन टाइम आउट 10 सेकेंड कर दिया, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, एक पोलिंग मैकेनिज्म में काम करता है। बेसिकली ये हर कुछ पर्टिकुलर इंटरवल पे जाके चेक करेगा। आई थिंक बाय डिफ़ॉल्ट 500 मिली सेकेंड से गैप होता है, ये जाके चेक करता है ये सारे एक्शनिटी फुल रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपका एलिमेंट विजिबल नहीं कर रहे, ये वाला तो हो गया, सेकंड स्टेप हो गई, थर्ड स्टेप नहीं ट्रू हो रही है, राइट, ये लेट्स से ये फॉल्स कर रही है एक्शनिटी चेक्स में, तो प्ले राइट यहाँ पे वापस से लूप में जाएगा, फिर वापस चेक करेगा, फिर 500 मिली सेकेंड के चेक में जाएगा, फिर चेक जाएगा, जब तक आपका थ्रेशोल्ड टाइम 10 सेकेंड्स का ब्रेक नहीं हो जाता है, राइट। और मान लो अगर 4 सेकेंड में आपका एलिमेंट विजिबल हो गया, तब ये फिर आगे बढ़ जाएगा। ऐसे करके ये एक स्टेप करके आगे बढ़ता है और लास्ट में फिर एक क्लिक करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है, इसको हम और डिटेल में देखेंगे आराम से, पर अभी हम लोग को एरर समझ में आया। तो एरर ये हो रहा है कि इसे लोकेटर मिल नहीं रहा है। अगर आप इसको चाहें तो ट्रेस व्यूअर में ना आपको डीबग करना हो तो ये भी कर सकते हो कि लोकेटर वाला जो टैब है, अगर आप यहाँ जाओ और आपको जो लोकेटर आइडेंटिफाई करना है, अगर उसका यहाँ पे वैल्यू डालो तो ये बता देगा कि आपको क्यों नहीं मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। सेम वैसे ही काम करता है, इससे वो इंस्पेक्ट एलिमेंट पे अगर आप सही एलिमेंट डालो, सही लोकेटर डालो, सही सिलेक्टर डालो तो वो हाईलाइट कर देता है। तो यहाँ पे इसलिए नहीं मिल रहा है कि हमने स्ट्रिंग थोड़ी गलत कर रखी है, अगर इसमें 1 हटा दूँ तो ये तुरंत यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा है, राइट। इसको आप रिवर्स में भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी एलिमेंट का लोकेटर फाइंड आउट करना है तो आप सिंपल ट्रेस यूज़ कर सकते हो और देख सकते हो कि क्या इसका एलिमेंट में क्या सिलेक्टर यूज़ कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल ये कह रहा है कि भाई तुम इसको सीधा ये यूज़ कर लो, ठीक है, ओके। इसके अलावा हमने इस टेस्ट में क्या नहीं किया, हमने इस टेस्ट में कोई भी ब्राउज़र लॉन्च नहीं किया खुद से, ना कोई कॉन्टेक्स्ट बनाया, ना कोई पेज बनाया। हमने केवल टेस्ट का फंक्शन यूज़ किया जो प्लेराइट टेस्ट रनर देता है, और हमने कहा कि हमें पेज चाहिए और इसने बिहाइंड द सीन सारी चीज़ें करके दे दी। यही सेम चीज़ आपको ट्रेस भी दिखाता है। फॉर एग्जांपल ट्रेस में बिफोर हुक्स और आफ्टर हुक्स आपको दिख रहे हैं। तो बिफोर हुक्स में ये क्या करता है आपकी, और ये हमने टेस्ट इंप्लीमेंट किया था login.spec.ts 10 नंबर ऑफ लाइन। अगर आप देखोगे तो यहाँ से हमारा टेस्ट केस शुरू हुआ था जो हमने कोड लिखा था। उससे पहले इसने क्या क्या किया, तो बिफोर हुक्स मतलब टेस्ट शुरू होने से पहले क्या क्या हुक्स इसने एग्जीक्यूट किए। तो इसने पहले फिक्सचर्स को बुलाया, ब्राउज़र को बुलाया, फिर कॉन्टेक्स्ट को बुलाया, फिर पेज को बुलाया। पर हमने तो केवल सिर्फ पेज इंजेक्ट किया था, तो फिर इसने ब्राउज़र और कॉन्टेक्स्ट क्यों बनाया, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे हमने पढ़ा था अगर आपको पेज खोलना है तो कॉन्टेक्स्ट चाहिए, कॉन्टेक्स्ट चाहिए तो ब्राउज़र चाहिए। तो ये सारे इंटरडिपेंडेंट फिक्सचर्स होते हैं और ये ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते हैं, पहले ब्राउज़र फिर कॉन्टेक्स्ट फिर पेज। सिमिलरली अगर आप आफ्टर हुक्स में जाएंगे तो क्लीनअप भी वैसे ही होता है, पहले इसने पेज बंद किया, फिर कॉन्टेक्स्ट बंद किया और लास्ट में वर्कर क्लीनअप पे इसने ब्राउज़र भी बंद कर दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं, अपना टेस्ट केस थोड़ा सही कर देते हैं, राइट। चलो अब अपना टेस्ट केस सही कर दिया हमने और अब हम लोग देख लेते हैं ये सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, ये टेस्ट केस पास हो गया। अब अगर हम लोग ट्रेस में देखें तो हमको दिख जाना चाहिए, यहाँ पे हमको सारे सब कुछ टेस्ट पास हो गई। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये बिल्कुल सही काम कर गया और तुरंत क्लोज। अगर आफ्टर हुक में जाकर देखोगे जब ये क्लोज करने की कोशिश कर रहा था तब तक हम इस पेज पे पहुँच चुके थे। जो पेज अगर आप थोड़ा बड़ा करके दिखाऊँ मैं आपको, तो ये inventory.html का पेज है, राइट। अब अच्छा, ये आपको होते हुए स्क्रीन दिख रहा है क्योंकि हमारा जो टेस्ट हेडलेस मोड में चल रहा है। हेडलेस मोड का मतलब हम ब्राउज़र को खुलते हुए नहीं देख पा रहे हैं। तो इसको अगर मैं चाहूँ और अगर आपको दिखाना चाहें हम लोग तो हेडलेस को अगर हम लोग फॉल्स कर दें तो अब आपको पूरा ब्राउज़र विंडो ओपन होते हुए और सारी चीज़ें होते हुए दिखेंगी, तो काफ़ी फास्ट होंगी। तो ये सब कुछ हो भी गया, राइट। ओके, अब ये एक्शन से अगर असर्शन परफॉर्म करना हो तो इस वीडियो का वो स्कोप नहीं है, पर हमने सिनेरियो डिस्कस किया था कि हमें कंप्लीट करना चाहिए। तो लेट्स से कि अगर मुझे असर्ट करना हो कि ये लॉगिन सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ, तो जब कोई बंदा सक्सेसफुल लॉगिन करेगा तो वो सही पेज पे पहुंचना चाहता है और उसका पेज क्या था हमने देखा था, वो inventory.html पेज था। तो अगर आप चाहो तो अगर आपको असर्शन लिखना हो तो प्लेराइट आपको एक लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है जिसे कहते हैं एक्सपेक्ट लाइब्रेरी, ठीक है। ये काफ़ी जावास्क्रिप्ट कन्वेंशन से ही आती है और भी जो टेस्ट रनर्स हैं जैसे कि जेस्ट वगैरह वो भी इसी तरह की लाइब्रेरी आपको प्रोवाइड करते हैं। जो एग्जैक्टली जेस्ट वाली लाइब्रेरी नहीं है, ये काफ़ी आई थिंक कह सकते हैं बेस कहीं उसने वैसा यूज़ करके इसके ऊपर अपने कस्टमाइज फंक्शंस डाल रखे हैं जो अपने लोकेटर्स और पेज के अराउंड मॉडिफाइड हैं, ऑटो रीट्राइंग उसमें इंसर्टेड है।
ठीक है। अब अगर हम लोग अब ये वेरीफाई करना हो, लेट से मैं एक्सपेक्ट क्या करता हूँ कि मेरा जो पेज है उसकी जो अब URL है वो ये हो जानी चाहिए थी जो हमने कॉपी की थी, राइट। अब अगर आप टू हैव URL देखेंगे तो ये जो फंक्शन है ये भी प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। इसका मतलब अगर मुझे यहाँ पे अवेट यूज़ करना चाहिए क्योंकि मैं वेट करना चाहता हूँ और ये देखना चाहता हूँ कि भाई ये जो प्रॉमिस है ये फाइनली सक्सेसफुली रिजॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। सक्सेसफुली रिजॉल्व हुआ इसका मतलब कि आपका असर्शन क्लियर हो गया। और ये जो असर्शंस होते हैं टू हैव URL या फिर कुछ और, ये डिपेंड करते हैं कि आपने एक्सपेक्ट के अंदर कौन सा आर्ग्यूमेंट पास किया है। अगर आपने पेज पास किया है तो ऑब्वियसली कुछ पेज ओरिएंटेड असर्शंस होंगे जैसे कि टू हैव URL या फिर कुछ और। अगर आप लोकेटर पास करेंगे तो लोकेटर से रिलेटेड असर्शन होंगे जैसे टू हैव टेक्स्ट, टू हैव काउंट एटसेट्रा, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है। हम लोग फटाफट इसको रन करके देख लेते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और ये हमारा टेस्ट केस पास हो गया, ठीक है, कूल। तो एक बार फटाफट से समराइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या किया। हमने एक सिनेरियो को देखा जहाँ पे हमको एक वेबसाइट लोड करनी थी, उस पर लॉगिन फॉर्म को टेस्ट करना था कि हम जो वैलिड क्रेडेंशियल डालते हैं तो ये सही जगह नेविगेट कर पाता है कि नहीं कर पाता। तो उसके लिए हम पेज नेविगेट करना तो पता था, उसके बाद हमें ये पता करना था कि हमें जो भी एक्शन परफॉर्म करना है तो वो जिस एलिमेंट पे करना है उसे कैसे लोकेट करना है। तो उसके लिए हमें पेज डॉट लोकेटर, मतलब लोकेटर एक मेथड मिलती है जो पेज के ऑब्जेक्ट पे होती है, राइट। तो ये पेज रेफरेंस जो हमको फिक्सचर मिल रहा है यहाँ से हमें पता था कि हम किस पेज पे हैं, उस पेज के अंदर हमें लोकेटर आइडेंटिफाई करना था। तो हमने इसके रेफरेंसेस बनाए। ये रेफरेंसेस क्या होल्ड करते हैं, ये होल्ड ये करते हैं ज़रूरत आने पे जब हम इस पर्टिकुलर को कॉल करेंगे तब आपको ये वाला एलिमेंट फाइंड करना है, ये वाली पर्टिकुलर पैटर्न को यूज़ करके, राइट। जो बेसिकली हम कह रहे हैं आईडी इक्वल टू यूज़र नेम होना चाहिए, आईडी इक्वल टू पासवर्ड होना चाहिए। ये केवल इसका एक पार्ट हुआ, पर इसके अलावा ये हम लोकेटर हमको काफ़ी सारी चीज़ें और भी देता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोकेटर की मेथड्स देखें यहाँ पे तो हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो हमको हेल्पफुल होते हैं कन्वीनियंट मेथड्स लिखने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हमको वो लोकेटर फाइंड आउट करना हो जिसका मैचिंग टेक्स्ट ही हो, या फिर कोई ऐसा लोकेटर फाइंड आउट करना हो जिसके अंदर एक दूसरा लोकेटर हो, तो वो सारी चीज़ों के लिए लोकेटर ऑप्शंस होते हैं। इसको हम और डिटेल में एग्जांपल के साथ आगे देखेंगे।